प्रोफेसर साहब, इनका मैं एक सीक्रेट बता भी देता हूं। ये द्रोणाचार्य की तरह हैं। इन्होंने कभी मुझे शिष्य नहीं माना, लेकिन मैंने इनको हमेशा अपना गुरु माना है। अंगूठा लेकिन बचा हुआ है। साथियों, आप में से ज़्यादातर साथी कल भी रहे होंगे और कल दिन भर चर्चा हुई। बहुत सारे सवाल भी आए, बहुत सारे सुझाव भी आए। उसको आयोजक लोग सूचीबद्ध करेंगे और उस पर आगे काम करेंगे। उसके बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने 2-3 बातें ही रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि रचनात्मक कांग्रेस की भूमिका क्या हो सकती है और उस भूमिका का संदर्भ क्या है। कल जो चर्चा हुई उसमें अभी भी वो चर्चा कुल मिलाकर के एक पुरानी कांग्रेस और एक पुरानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुई। एक पुरानी कांग्रेस जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है और अब वो काफी समय से विपक्ष में है, पर अभी भी विपक्ष के तौर तरीके पूरी तरह से सीख नहीं पाई है, क्योंकि बहुत लंबे समय से सत्ता में रही है। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी, हालांकि सिविल सोसाइटी तो बहुत पुरानी है, पर जिस दौर में जिनको हम जन आंदोलन कहते हैं, जन संघर्ष कहते हैं, उनका जिस दौर में प्रभाव बढ़ा, वो दौर मोटे तौर पर लोकतंत्र के विस्तार का दौर था। छोटे छोटे समूहों को संगठित करना, उनकी मांगों को मेन स्ट्रीम में लाना, उसके लिए लड़ाई लड़ना, ये जन आंदोलनों का काम रहा है। जन आंदोलन उस दौर में उभरे जिस दौर में बड़े परिवर्तन की आशा तो खत्म नहीं हुई थी, पर बड़े परिवर्तन के बड़े संगठन बहुत कमजोर हो गए थे। इसलिए छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे संघर्ष अलग अलग अंचलों के, अलग अलग तबकों के आए, जिन्होंने लोकतंत्र का बहुत विस्तार किया, पर उनके लिए एक न्यूनतम लोकतांत्रिक व्यवस्था का रहना जरूरी था। अब पिछले कुछ सालों से, खासतौर पे 12 सालों से, वो सामान्य लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। हम सब जानते हैं इस बात को, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता, लेकिन हम औपचारिक तानाशाही की घोषणा हो या ना हो, हम एक तानाशाही शासन व्यवस्था में रह रहे हैं और उससे भी खतरनाक शासन व्यवस्था में रह रहे हैं, क्योंकि ये तानाशाही केवल शासन की तानाशाही नहीं है। इस तानाशाही के साथ एक गुंडाशाही भी जुड़ी हुई है, और जो गुंडाशाही समाज के नाम पर काम करने की कोशिश करती है, तो वो गुंडई है समाज के बिहाफ पर। और इस दौर में जो 30-40 साल से जो सिविल सोसाइटी संगठन काम कर रहे हैं, जन आंदोलन काम कर रहे हैं, अगर वो अपने कामों की ओर झांके, वो मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण हैं, उन लोगों के साथ उनका आज भी संपर्क है, पर अगर उस संघर्ष को करना चाहें तो उसकी क्या हालत है, ये उनको बतलाने की जरूरत नहीं है। तो आज आप केवल उन संघर्षों के प्रतिनिधि नहीं हैं, और कांग्रेस को भी आज मुख्यतः एक विपक्षी पार्टी की तरह कैसे काम करना है, ये सीखना पड़ेगा। इसलिए ये कोई कांग्रेस और सिविल सोसाइटी, कांग्रेस रहते हुए और सिविल सोसाइटी रहते हुए आपस में बात करें, इसका समय ये नहीं है। रचनात्मक कांग्रेस की भूमिका आज के समय में ये हो सकती है कि कांग्रेस
अपनी विपक्ष की भूमिका के लिए किन किन स्रोतों को तलाश कर रही है, किन किन मुद्दों को तलाश कर रही है। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये समझना होगा कि आज आप अपने मुद्दे के लिए बुनियादी तौर पे संघर्ष नहीं कर रहे हैं, आप बुनियादी तौर पर उस हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस राजनीति के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिससे ये स्थिति पैदा हो कि आप अपने मुद्दे के लिए संघर्ष कर सकें। आज उसकी कोई स्थिति नहीं है किसी किस्म। तो आज एक नागरिक के नाते, आज लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखने वाले नागरिक के नाते, समूह के नाते आप राजनीति में क्या हस्तक्षेप करेंगे, ये सवाल है। जन आंदोलन कांग्रेस की मदद करने के लिए नहीं, और इसके एवज में कांग्रेस उनको क्या देगा उसके लिए नहीं। जन आंदोलनों को आज ये जिम्मेदारी निभानी है कि हम इस देश में लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस या दूसरी मुख्यधारा की पार्टियों के साथ क्या सहयोग और सहकार कर सकते हैं। इसलिए आज ये सीधी समझ बनानी होगी कि देश में दो ही पॉलिटिकल कैंप हैं और दो ही आइडियोलॉजिकल कैंप हैं। एक कैंप जिसका नेतृत्व आज बीजेपी और आरएसएस कर रही है, और एक कैंप जिसका कोई एक केंद्र नहीं है। कांग्रेस के कुछ लोगों को लग सकता है कि वो उसके केंद्र में है, और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी कई बार ये लगता है कि कांग्रेस तो नाकारा है, हम उसके केंद्र में हैं। पर हम सब जानते हैं कि उसका कोई एक केंद्र नहीं है, सामूहिक केंद्र बनाना होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जब ये कैंप है तो ये कैंप में सबकी राय एक नहीं होगी। बड़े पॉलिटिकल कैंप, बड़े पॉलिटिकल टेंट जो तानाशाही के होते हैं, उसमें लगता है एक ही राय है, एक नेता है, पर लोकतांत्रिक कैंप में एक ही नेता, एक ही राय नहीं होती है। इसमें बहुत सारे आंतरिक मतभेद होंगे, वो खत्म भी नहीं होंगे, पर उन आंतरिक मतभेदों के बावजूद हमको मिलके काम करना है। उन आंतरिक मतभेदों के बावजूद हम किन सवालों पे काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, इसको हमें इजाद करना पड़ेगा। और चाहे रचनात्मक कांग्रेस हो या इस ढंग की कोई और पहल हो, वो सिविल सोसाइटी की ओर से हो या किसी पार्टी की ओर से हो, उनको ये संवाद लगातार चलाना पड़ेगा और सामूहिक संघर्ष के तरीके भी लगातार निकालने पड़ेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूं। आदरणीय कैलाश भाई आइए। कैलाश भाई से हमेशा मेरा आंख मिचौली का रिश्ता रहता है। मैं जब इनसे मिलने जाता हूं, पता नहीं क्यों उस जगह से गायब हो जाते हैं। जब ये मुझे ढूंढते हैं तो मैं उनको बड़ी मुश्किल से मिलता हूं। इसलिए ये 2 दिन का सम्मेलन अगर माने तो इनको पकड़ के साथ रखने का एक उसमें बहुत बड़ा उद्देश्य था। सभी को मेरा जिंदाबाद, जोहार, जय हिंद। हम बहुत कठिन समय में मिल रहे हैं। इस दौर में विश्वास का संकट खड़ा हुआ है। राजनीति पे से तब पूरी व्यवस्था पे से जब विश्वास का संकट खड़ा है, विश्वास आम आदमी में हो रहा है। अभी पिछले दिनों बच्चों का गुस्सा फूटा, वो इस अविश्वास का ही नतीजा था। वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित थे कि क्या होगा, क्योंकि मैं खुद नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब से आता हूँ। मेरे परिवार के बुजुर्गों को दिन में 2 बार पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी अपने को सही साबित करने के लिए। और जब मैं पढ़ता था स्कूल में